हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अमेजिंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सब क्वेश्चंस को बेस्ट मैनर में सॉल्व करेंगे और आप लोग को गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और कैसे उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएंगे दोस्तों आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ये डिज़ाइन करा गया है इस तरीके से कि आपके स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन चैप्टर इसमें आ रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर आ रहा है, सेंसस एंड सैम्पल मेथड वाला चैप्टर आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 चैप्टर आ रहे हैं और मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास आ रहा है बच्चों इसके अंदर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चैप्टर इसके अंदर कवर हुए हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कुछ बुक्स के हिसाब से स्टार्टिंग के 4 चैप्टर माइक्रो के आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए ये पेपर है हमारा। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है और टोटल 3 आवर्स दिए गए हैं बच्चों को। वही है बेसिकली, पेपर पैटर्न वही है। आपके माइक्रो में आपको 10 MCQ मिलेंगे, स्टैट्स में 10 MCQ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी रिमेनिंग आपके लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले असर्शन रीजन से शुरुआत होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आफ्टर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कंज्यूमर स्टॉप कंज्यूमिंग द गुड्स। कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करना स्टॉप कर देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न क्या है इसका? एट दिस पॉइंट TU इज़ 0 एंड MU इज़ मैक्सिमम। अब यहाँ कुछ गलती लग रही है। सैचुरेशन वाले पॉइंट पर अगर सही से याद करें तो TU होता है मैक्सिमम, ठीक है, और MU होता है 0। यहाँ पे उल्टा बोल रखा है इन्होंने कि TU 0 है, MU मैक्सिमम है। तो ये रीज़न गलत है। असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। इसका मतलब A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। ये हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा। फर्स्ट का आंसर रहेगा हमारा C पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रीज़न है इस फिगर के पीछे? फिगर में क्या दिखा रखा है? डिमांड का राइट व शिफ्ट हो रहा है। आपको बताना है डिमांड का राइट व शिफ्ट क्यों होता है। ओके, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अगर इन्फीरियर गुड्स आप लेते हैं और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने पर, तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ कार। अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं, घटनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला केस भी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन देते हैं। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सी वाला पार्ट ठीक लग रहा है। लास्ट वाले देखते हैं, कंज्यूमर स्टार्ट डिसलाइकिंग द प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देता है तो डिमांड बढ़ेगी थोड़ी ना, घट जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों रहेगा हमारा C पार्ट, मतलब C वाला पार्ट ही करेक्ट। ठीक है, ये एक्यूरेट है। इसकी वजह से ही डिमांड का आपका कहाँ शिफ्ट होगा? राइट पर शिफ्ट होगा। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 3, PPF इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। PPF ऑलवेज कॉन्वेक्स, हमेशा कॉन्वेक्स होता है? नहीं, कॉन्वेक्स तो नहीं, कॉन्केव होता है। PPF इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ फॉलिंग MOC। फॉलिंग MOC, ये तो ठीक है। कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि MOC फॉल होती है। ये बात तो ठीक लिखी हुई है, रीज़न तो ठीक है, लेकिन असर्शन मुझे गलत लग रहा है। तो A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू। ये हमारा फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, चॉइस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। चॉइस तब करी जाती है जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। नहीं, अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव में से चॉइस करी जाती है। जब किसी गुड्स के यूज़ करने के ऑल्टरनेटिव अनलिमिटेड होते हैं तो हम चॉइस करते हैं कहाँ उसको यूज़ करें, कहाँ यूज़ ना करें। रिसोर्स आर स्कार्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, ये ठीक है। तो ये भी असर्शन रॉन्ग है, रीज़न ठीक है। A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू। D हमारे इसका एक्यूरेट पार्ट रहेगा। व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस द इलास्टिसिटी डिमांड विल बी डैश। ओके, अगर डिमांड कर्व पैरेलल है y एक्सिस के तो ED कितनी होगी? ऐसे केस में बच्चों प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। और जब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो ED अपने आप क्या हो जाएगी? 0। इस बात को आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा तो अपने आप ED क्या हो गई? 0। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
श्रीमन वेंट्स टू कायनाथ प्रोविजन स्टोर टू बाय बॉटल ऑफ कोका कोला। द ओनर ऑफ द शॉप टोल्ड श्याम, ओके, जो ओनर है शॉप का उसका नाम श्याम है, कोका कोला इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। श्याम ने बताया कि कोका कोला अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ डैट ही कैन बाय पेप्सी, तो वो कह रहा है कि अब आप पेप्सी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। श्रीमन एग्रीड टू डैट एंड परचेज द बॉटल पेप्सी, ओके, तो श्रीमन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोका कोला नहीं है तो पेप्सी दे दो। उसने चुपचाप पेप्सी की बोतल ले ली। आपसे पूछा गया है कि इस केस में कोका कोला की डिमांड कैसी होगी। अब देखिए, क्योंकि पेप्सी एंड कोका कोला दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं, तो जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आती है इनकी डिमांड हमेशा 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 मोर देन यूनिट इलास्टिक या मोर देन वन रहती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ईडी इसकी हमेशा क्या रहती है, मोर देन वन, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। गुड्स जब भी सब्स्टिट्यूट होंगे ईडी हमेशा क्या रहेगी, वन से ज़्यादा रहेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, इफ़ एम आर इज़ इंक्रीजिंग, एम आर एस इंक्रीज़ हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी। बच्चों जब जब एम आर एस इंक्रीज़ होता है, एम आर एस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तब इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है कॉनकेव, डिक्रीज होने पे कॉन्वेक्स और सेम रहने पे स्ट्रेट लाइन, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मैं लिख देता हूँ, इसका पार्ट सी है, इसका पार्ट है ए हमारा एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन प्राइस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 इंक्रीजेस अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट द बजट लाइन विल डैश, ओके। अगर दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो बजट लाइन का क्या होगा, क्या बजट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, अपवर्ड ऊपर की तरफ चली जाएगी, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो ऐसे केस में जब भी दोनों गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज आता है तो बजट लाइन हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मतलब आईसी वाले अप्रोच में, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, द स्लोप ऑफ डैश एंड डैश बिकम्स इक्वल। किस किस का स्लोप इक्वल होता है, एक तो होता है इसके अंदर बजट लाइन का और एक होता है इंडिफरेंस कर्व का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास। चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि आपके पास आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन का है, द टी ऑफ सेकंड यूनिट इज 12 एंड द टी ऑफ फिफ्थ यूनिट इज 30, द एम यू ऑफ फिफ्थ यूनिट विल बी डैश, ओके। आपको टी यू दे रखी है सेकंड यूनिट की, टी यू दे रखी है फिफ्थ यूनिट की, एम यू निकालनी है फिफ्थ यूनिट की। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एम यू इक्वल्स टू, जब भी यहाँ पर आपको या स्किपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, टी यू सेकेंड से टी यू फिफ्थ पर आ गया, स्किपिंग हो गई, बीच में नंबर स्किप हो गए, तो फॉर्मूला लगता है एम यू इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एन। इसको अप्लाई करेंगे, टी यू में चेंज आपको दिख रहा है 12 से 30 हुई है तो 18 का चेंज है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स में सेकंड से फिफ्थ 3 का चेंज है, तो इसका आंसर आना चाहिए 6। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारे पास 6 यूटिल्स, ध्यान रख के चलेंगे, डेट इज़ पार्ट नंबर बी। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको पता है व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी, जिसमें हम सोचते हैं हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। दो सामान हम ज़्यादा बना नहीं सकते, सोचना पड़ेगा क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आती है तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हमारी माइक्रो की प्लेलिस्ट, बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं, आपको उन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों आपको सॉल्व हुई मिल जाएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस भी और हाउ टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग चूज़ करते हैं हमें कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है, इट वुड बी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। जबकि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम सोचते हैं हमें क्या बनाना है, हमें नेसेसिटी गुड्स बनाने हैं या कंफर्ट गुड्स बनाने हैं या लग्जरी गुड्स बनाने हैं, हम लोग थिंक करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हेन एंड वाई पीपीसी इज कॉनकेव, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ओके, पीपीसी कॉनकेव कब होता है, जब जब आपकी एमओसी इंक्रीज होती है तब आपका पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव। ठीक है, आपको इसको शेड्यूल मतलब एक बनाना है, टेबल बनानी है इसकी और डायग्राम भी बनाना है इसका। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की टेबल इसकी बनेगी, मैं आपको शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ फटाफट। 12th वाले की टेबल बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे लेंगे गुड एक्स, गुड वाई, एमओसी, ठीक है, एंड एमआरटी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब जब जब हमारा एमओसी इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास गुड एक्स 0 है और गुड वाई है 10। ठीक है, तो आपको एक एक करके सेक्रीफाइस करना है। सबसे पहले 1 सेक्रीफाइस करेंगे 9, फिर 2 सेक्रीफाइस करेंगे 7, 3 सेक्रीफाइस करेंगे 4 और उसके बाद 4 सेक्रीफाइस करेंगे 0। ठीक है,
आपने पहले एक सेक्रीफाइस करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, ठीक है। एक्स हमेशा 1 1 की फॉर्म में बढ़ता है, पहले 0 है फिर 1 हो जाएगा, 2 3 4, ठीक है। एमओसी रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को, पहले कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ, फिर सेक्रीफाइस है 1 का, फिर सेक्रीफाइस है 2 का, फिर सेक्रीफाइस है 3 का, और फाइनली सेक्रीफाइस है 4 का। एमआरटी डिफाइन करता है सेक्रीफाइस और गेनिंग की रेशो। सेक्रीफाइस तो ये है आपके सामने, गेन हमेशा अगर आप ध्यान से देखें तो हमेशा आपको 0 से 1 1 का गेन हुआ, 1 से 2 में भी 1 का गेन हुआ, 2 से 3 में भी 1 का गेन हुआ, 3 से 4 में भी 1 का गेन हुआ। तो इसकी रेशो बन जाएगी हमारी 1:1, 2:1, 3:1 एंड 4:1। कुछ इस टाइप की इसकी टेबल बनती है जो कि आप ध्यान रख के चलेंगे। पॉसिबिलिटीज़ में आप A B C D और E जहाँ तक है वहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। बाकी इसका ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप की शेप इसकी आएगी, और बहुत डिटेल के लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं माइक्रो की प्लेलिस्ट में, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कॉनकेव पीवीसी क्यों बनता है और शेड्यूल कैसे बनाना है, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आ गया है 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट सीरीज ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इफ MUX/PX इज़ नॉट इक्वल टू MUI/PY। तो बच्चों इसमें दो केस हो सकते हैं, MUX/PX या तो बड़ा हो सकता है MUI/PY से, ठीक है, या फिर MUX/PX छोटा हो सकता है MUI/PY से, ठीक है। दोनों केस में अलग अलग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं फटाफट जल्दी जल्दी। जब भी MUX/PX बड़ा होता है MUI/PY से, तो मैं गुड एक्स को कंजम्पशन में इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, और गुड वाई को कंजम्पशन में डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है यार, MUX बड़ा है, मतलब सेटिस्फेक्शन इधर का बड़ा है, और कंज्यूमर वैसे भी मतलबी होते हैं, रेशनल होता है, उसको जिधर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नज़र आएगा वो उधर जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली इसका अपोजिट इधर होगा, यहाँ पर आपका गुड वाई इंक्रीज़ हो जाएगा कंजम्पशन में और गुड एक्स डिक्रीज़ हो जाएगा कंजम्पशन में, क्योंकि यहाँ पे वाई का सेटिस्फेक्शन क्या है, ज़्यादा है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। यही आपको इसके अंदर लिखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चलिए सबको पता है वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सब लोग जानते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, सो लेट अस डिस्कस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइस बढ़ता है डिमांड गिर जाती है, ठीक है, या फिर जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल बनाना तो बना लो, प्राइस 1 2 3, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड गिर रही है, 3 2 1। कर्व बनाना चाहो कर्व भी बना लो, प्राइस यहाँ पे लेंगे 1 2 3, इधर प्राइस आता है आपका, ठीक है, नीचे आती है डिमांड, डिमांड आपको ले रखी है कितनी 1 2 एंड 3। इसको प्लॉट कर लेंगे, प्राइस 1 पे डिमांड 3, 1 पे 3, ठीक है, 2 पे 2 तो 2 पे 2, और प्राइस 3 पे डिमांड 1 तो 3 पे 1, ठीक है। इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, ये आपका डिमांड कब हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, उसकी दो अजम्पशन भी बता दो। अजम्पशन में आप कोई भी दे सकते हो कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस सेम रहेंगे, कंज्यूमर की इनकम सेम रहेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेगा, कुछ भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं 15 क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेस देन यूनिट इलास्टिक एंड मोर देन यूनिट इलास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, शेड्यूल, कर्व एंड अदर नेम। ओके, लेस देन यूनिट इलास्टिक का मतलब है, बता देता हूँ, लेस देन यूनिट इलास्टिक वो डिमांड कब होता है, यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं, मतलब ED लेस देन 1 और मोर देन यूनिट इलास्टिक वाला ED मोर देन 1, ठीक है। ये दो केस आपको बनाने थे। तो ED लेस देन 1 और ED मोर देन 1 में क्या फ़र्क है बता देता हूँ। ED लेस देन में आपके प्राइस में चेंज ज़्यादा आता है, ठीक है, और डिमांड का जो चेंज है वो कम आता है, जबकि इधर अपोजिट है, इधर डिमांड का चेंज ज़्यादा आएगा जबकि प्राइस का चेंज कम आएगा। इसका मतलब प्राइस में चेंज कम है, डिमांड में चेंज ज़्यादा है, इधर प्राइस में चेंज ज़्यादा है, डिमांड में चेंज कम है, ठीक है। शेड्यूल की बात करूँ तो देख लो, अब बड़ा सिंपल है, प्राइस 10 से 15 हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज है, डिमांड 10 से हुई सिर्फ 8, चेंज कम है। इधर प्राइस 10 से हुआ 12, ठीक है, और डिमांड हो गई सीधा 10 से 5। देखो इधर चेंज ज़्यादा है, इधर चेंज कम है। इस वाले केस में प्राइस में चेंज ज़्यादा था, डिमांड में चेंज कम है। तो ये प्राइस डिमांड के चेंज को आप बहुत ईजिली नोट कर सकते हैं, ठीक है। कर्व आप बना लेंगे, इसका कर्व हमेशा बनता है स्टीपर
और इसका कर्व हमेशा बनता है फ्लैटर, और यही इसके दूसरा नाम भी है। इस कर्व को मैं स्टीपर कर्व कहता हूँ, इस कर्व को मैं फ्लैटर कर्व कहता हूँ। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, ओहो उससे पहले आपको बता दूं कि आप फटाफट जल्दी से अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मिलेंगे अमेजिंग सैम्पल पेपर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से डाउनलोड करो, ठीक है। आईफोन यूज़र्स 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारा ORG कोड RVYWH जैसे एंटर करेंगे आपको 1-to-1 क्लासेस एक्सेस मिल जाएगा। और बहुत अमेजिंग ऐप है यार, बहुत अमेजिंग मटेरियल है। आप इसमें फ्री सैम्पल पेपर ले सकते हैं। इस तरीके से आप 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे जो कि आपकी होम स्क्रीन पर आएगी। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, आप फ्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। और फ्री स्टडी मटेरियल में बहुत कुछ है यार। 2024 के इतने अमेजिंग सैम्पल पेपर्स हमने आपको दिए हैं। अभी फिलहाल हाफ ईयरली के बहुत अमेजिंग अपडेट सारे के सारे डेली बेसिस पर हो रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जल्दी से करो डाउनलोड ताकि आपको मिले मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है 24/7 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्रॉपर्टीज बतानी है आईसी इंडिफरेंस कर्व की। कोई भी बता दो यार। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई सी आप बता सकते हो, ठीक है। कंडीशन बतानी है कंज्यूमर इकोनॉमी की आईसी अप्रोच के थ्रू आप बता सकते हैं कि MRS XY इक्वल होना चाहिए PX/PY के, या फिर बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। इसकी मेन कंडीशन है, आपको उसको पूरा लिखना पड़ेगा। डिटेल के लिए आप पता है आपको माइक्रो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें बहुत अमेजिंग तरीके से आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको न्यूमेरिकल, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ कोकोला गोज डाउन बाय 5 रुपीज़। कोकोला बच्चों सस्ती हो गई तो आपको बताना है पेप्सी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर पेप्सी अपना प्राइस चेंज नहीं करती, पेप्सी का प्राइस पहले भी यही था, अभी भी वही है। अब क्योंकि मार्केट में कोकोला सस्ती हो गई तो ऑब्वियस ही बात है पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ पेप्सी की डिमांड पहले क्यू पे थी, अब पेप्सी की डिमांड पहले से क्या हो गई, कम हो गई, क्यू डैश पर आ गई। क्या होगी डिमांड, कब ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट पर। क्यों हुआ, ऑब्वियस ही बात है। अब क्या कर सकते हैं भैया, पेप्सी ने अपने प्राइस को चेंज नहीं करा, लेकिन जो कोकोला है उसने अपने प्राइस को क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। तो यहाँ पे पेप्सी की डिमांड क्या होने वाली है, कम। तो डिमांड कब, जो पहले हमारा क्यू था, ठीक है, अब वो हो जाएगा, इधर आ जाएगा, पहले वो बन जाएगा क्यू डैश। कहाँ शिफ्ट हो चुका है, लेफ्ट पर। तो एक ऐसा ग्राफ आपको इसके अंदर बनाना था और आपको पूरे नंबर आसानी से मिल जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, कॉमोडिटी। ओके देखते हैं भाई, जब प्राइस 10 रुपये है तो कॉमोडिटी की डिमांड दे रखी है 20 यूनिट, ठीक है। अब प्राइस कॉमोडिटी का होगा 12 रुपये तो, और कॉमोडिटी की डिमांड हो गई 14। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, आपसे पूछा ईडी निकालो। बहुत तरीका निकालने का आपको बताइए। डिमांड का परसेंटेज चेंज अगर निकालूं तो परसेंटेज चेंज डिमांड आपको निकालना आता ही है, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। परसेंटेज चेंज डिमांड का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज जो कि 6 का है, -6 का क्योंकि गिरी है। अब ऑन इनिशियल पहले 20 रुपीज़ थी, 20 डिमांड थी, इंटू 100, ठीक है। ऐसे आप प्राइस का चेंज निकाल सकते हैं। प्राइस में 2 का चेंज है, पहले 10 था, इंटू 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 100 से 100 कट गया है, ठीक है, और जितना काट सकता है काट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इसे एक्सट्रीम इंट्रीम के हिसाब से इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -60/40। तो ये आ गया आपका 6/4 माइनस का 1.5। तो ईडी का आंसर तो बच्चों इसका आएगा -1.5। चाहे आप जिस मर्जी मेथड से निकाल लो, आना -1.5 ही है। मैंने परसेंटेज मेथड यूज़ करा है, प्रोपोर्शनल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे करना चाहें कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा -1.5। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैट शुरू हो गई भैया, स्टैट्स बहुत बढ़िया है। ओके, मोड बाय ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज इंस्पेक्शन मेथड। मोड इज फाउंड ग्राफिकली बाय कंस्ट्रक्टिंग। मोड निकालने के लिए आप क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। ध्यान रख के चलेंगे, मोड निकालने के लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं, हिस्टोग्राम, 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 हिस्टोग्राम। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लेस देन और मोर देन और गिव डैश। लेस देन और मोर देन और गिव बनाने से क्या मिलता है, तो सबको पता है क्या मिलता है, मीडियन। सही जवाब है मीडियन। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन 5 नंबर्स का आपको देखा है 7। अगर हर नंबर को पहले 5 से डिवाइड करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद डिवाइड करूं 3 से, आप सीधा आंसर को भी कर सकते हैं।
7 इंटू 6 और उसके बाद डिवाइड करा 3, 7 6 ज़ा 42 अपॉन 3, आपका आंसर आ गया कितना 14। तो सही जवाब आएगा कितना 14। आपको हर नंबर की करने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि मीन, जब भी मीन का आंसर आ जाता है तो आप सारे नंबर को अगर 2 से प्लस करेंगे तो मीन का आंसर 2 से बढ़ जाएगा, सारे नंबर से 2 माइनस करेंगे तो मीन में से भी 2 माइनस हो जाएगा, सारे नंबर को 2 से डिवाइड करोगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो मीन को भी उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मीन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ड्रॉइंग अ लॉटरी यूजेस डैश, लॉटरी निकालना किस मेथड में होता है? ये होता है बच्चों हमारे रैंडम सैम्पलिंग में, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग के 2 ही तरीके हैं, एक लॉटरी मेथड और एक टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट 23, मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशन एवरेज ऑफ द सीरीज। हाँ बिल्कुल, मीडियन को पोजिशन एवरेज कहते हैं। मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसको पोजीशन एवरेज कहते हैं, मतलब पोजीशन के हिसाब से वो एवरेज है, बिल्कुल बीच में आता है, तो बिल्कुल ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट असर्शन रीजन फिर आगे, अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, नहीं, मीन कभी ग्राफिकली नहीं निकलता। एवरेज हेल्प इन मेकिंग डिसीजन एंड इन प्लानिंग वेरियस एरियाज, हाँ ठीक है, हेल्प तो करता ही है, तो असर्शन तो गलत है भैया, असर्शन फॉल्स है, रीजन आप ट्रू मान सकते हैं, तो डी आंसर रहेगा। डैश इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ सीरीज, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ मीन मीडियन मोड में से एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ी वैल्यूज या छोटी वैल्यू होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नाम है मीडियन, ठीक है। मीडियन बहुत बड़ी चीज़ है और मीडियन को बड़ी या छोटी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो पोजीशन के हिसाब से होता है, पोजीशन होती है, चाहे नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाएं चाहे नंबर छोटे छोटे हो जाएं, इसलिए मीडियन को एक्सट्रीम वैल्यू से कभी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन, एक केस स्टडी आपको दे रखी है, भैया केस स्टडी भी आती है, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया यार। A shoe manufacturing company is interested to know which size of pair of shoes mostly in demand by the consumers and also distribute the defective product at free of cost after getting them repaired to orphanages. This helps children getting shoes for free. It can also be taken as corporate social responsibility. The company is also getting constant profit for the last 5 years, indicating no dispersion in its profit. Which measure of central tendency is useful to see the demand of pair of shoes which is maximum? तो जब भी किसी चीज़ के सबसे ज़्यादा कौन चल रहा है, क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो हम मोड निकालते हैं, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में चलेंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन मोड की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो भाई आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे। स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स क्या है बेसिकली, स्टैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड मेकिंग अ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम इट। उसकी 2 लिमिटेशन बतानी है। स्टैट्स में मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए कभी कभार रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एवरेज बेसिस पर ही होते हैं। कोई भी 2 लिमिटेशन आप बता सकते हो जो आप बताना चाहें कि हमेशा 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 होमोजेनिटी ऑफ डेटा पे ही चलती है, ठीक है, और आप बता सकते हो कि आप इसमें सिंगल नंबर कभी स्टैट्स नहीं बनता। जो लिमिटेशन आप बताना चाहें डायरेक्टली, सबकी बुक में अलग अलग दे रखी है, आप कोई सी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको मीन एंड मीडियन निकालना है, फटाफट निकाल लेते हैं जल्दी फटाफट। मीन का फॉर्मूला आपको बताइए, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है, टोटल कर लेते हैं फटाफट। 3 6 9, ठीक है, 9 9 18 और 12 30, 38 और 15 देख लेते हैं। 38 प्लस 15 हो गया हमारा 53, 53 प्लस 7 60, 60 एंड 26 हो गया हमारे 86, 86 86 86 प्लस 18 96 प्लस 8 हो गया हमारा 104, 104 प्लस 15 119 प्लस 11 130। यार काफ़ी टाइम लग जाता है कैलकुलेशन टोटल करने में। 130 हो गया टोटल, नंबर देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 130 अपॉन 11 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। मीडियन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सीरीज़ को अरेंज करना पड़ेगा हमें, अरेंज कर लेते हैं फटाफट। पहले मीन का आंसर देख लेते हैं। मैं तो भाई यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा थोड़ा सा, बाकी आप तो एग्ज़ाम में कर सकते हैं, मैं तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। तो 130 अपॉन 11 करके बच्चों आ गया हमारा 11.81, तो मीन का आंसर है 11.81, ठीक है, ये आ गया हमारा मीन का आंसर, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल एक बार, ताकि मैं मीडियन निकाल पाऊँ। ऊपर बस आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का मीन आया था कितना, 11.81, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए इस क्वेश्चन का 29 कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल एक बार। मीडियन के लिए आपको सीरीज़ को पहले अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है हमारे पास, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 9, ठीक है, उसके बाद 11 है, 12 है,
11 है, 12 है, भाई करना पड़ता है, देखो आराम से मेहनत तो करनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। फिर 15, 18, 26, 15, 18 और 26, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला आपको बताया, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 TH टर्म इंडिविजुअल सीरीज़ का। यहाँ पे n की वैल्यू 11 है, 11 + 1/2 आ गया आपका कितना 12/2, 12/2 टर्म आ गया आपका, दैट इज़ 6 टर्म। 6 टर्म ढूंढ लो कौन सी है, 6 टर्म आपकी कौन सी है, वही मीडियन होगी। तो मीडियन की वैल्यू आएगी 6 टर्म, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 11, तो मीडियन की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो मीडियन आने वाला है वो आने वाला कितना 11, ठीक है। और मीन आपको मैंने बता दिया 11.81 है इसका आंसर, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल हमसे है, मीन की वैल्यू क्या रखी है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी ए की वैल्यू निकालने क्या होगी। सबसे वैल्यू क्या, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू आएगी 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। फिर आपको निकालना पड़ेगा एफएम की वैल्यू, निकालते हैं 5 5 25, ठीक है। उसके बाद 15 7 सा हो गया आपका 135, ठीक है। उसके बाद 12 × 25 आप करेंगे, ये आएगा आपका 300, ठीक है। 35A का 35A एज इट इज़, 45 5 सा आ गया आपका 225, ठीक है। और 55 3 से हो गया 165। अब फ़िलहाल जल्दी जल्दी से इसका कर लेते हैं टोटल आप लोगों के लिए, ताकि आगे आपको गाइड करा जा सके अच्छे से, ठीक है। 25 + 135 + 300 225 + 165, तो ये आपका 850 850 प्लस का 35A अलग है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं 5 7 12 12 24, 24 और 8 32, 32 + A। अब मीन का आपको पता है सबसे सिंपल फॉर्मूला मीन का, हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा है जिन्हें कन्फ्यूज़न है। मीन इक्वल्स टू सिग्मा FM/σf है, ठीक है, FM/σf, ठीक है। चलिए मीन की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, सिग्मा एफ की वैल्यू 32 + A है, और FM की वैल्यू आपके सामने 850 + 35A है, ठीक है। इसको उधर भेज दो जल्दी से, 30 ब्रैकेट में आ गया 32 + A इक्वल्स टू 850 + 35A, ठीक है। इसको कर लेते हैं सॉल्व फटाफट जल्दी। 32 × 30 ये आ जाएगा हमारा 960 आना चाहिए, ठीक है। 960 + 30A इक्वल्स टू 850 + 35A, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, नंबर एक तरफ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये आ गया आपका 960 में से 850 गए 110, 110 इक्वल्स टू 35 में से 5A, तो A की वैल्यू आ गई आपकी A इक्वल्स टू 110/5, कितनी आ गई भाई 22, तो A की वैल्यू है कितनी 22, सो A इक्वल्स टू 22, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि अपने सारे आंसर्स को एरर प्रूफ रखें, फिर भी कोई एरर हो जाता है गलती से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। और हम अगर ऐसा होता है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हम कमेंट सेक्शन में पिन अप कर देंगे, एंड सॉरी फॉर डैट अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टाइम के रेफरेंस में होता है, ठीक है। ये टाइम के रेफरेंस वाले क्लासिफिकेशन को कहते हैं, जैसे ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज डेटा जो होता है। सेंसस मेथड में हम पूरी पॉपुलेशन को एक कलेक्टिव बेसिस पर लेके चलते हैं और इनकी काउंटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हमारा सेंसस मेथड। एनुमरेटर मेथड में आपको पता ही है, घर घर जाके एनुमरेटर जाता है, लोगों से डेटा कलेक्ट करता है। एट्रीब्यूट का मीन्स होता है जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर वक्त के साथ साथ चेंज हो, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है मीडियन का, वो भी क्या बात है भाई। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बहुत 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 ज़्यादा वाला लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना हमारा हो पाया हम इस क्वेश्चन को करेंगे, डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लेस देन वाली पूरा निकाल लेना, मैं इसका शॉर्ट में आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। लेस देन वाली सीरीज़ के लिए आप सारी अपर लिमिट ले लो, लेस देन 10 20 30 40 50 और ये 60, ठीक है। और CF ऊपर से निकाल दो, ठीक है। 5, उसके 5 9 14 14 6 20
20 और 3 23, 23 और 5 28 और 6 34। ठीक है, ये प्लॉट करना है हमें। मोर देन के लिए हमें प्लॉट करना है सारा का सारा लोअर लिमिट, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये बस 50 तक है। और इसकी CF जो आती है मोर देन वैल्यू बच्चों नीचे से आती है, मतलब 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 प्लस 5 34। ठीक है, आप इसको आप ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, एक बार शॉर्ट में एग्जांपल बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे के सारे जो ये 10 20 है वो नीचे ले लेंगे, तो क्लास इंटरवल नीचे आ जाते हैं। ठीक है, 0 10 20 30 ये सब यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको इधर प्लॉट करनी है। फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा 34 तक ही है, तो आप 5 का कैप ले सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, आप इसे प्लॉट कर लेंगे 15 20। अब मोर देन वाला कुछ ऐसा बनेगा और लेस देन वाला कुछ ऐसा बनेगा। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से बिल्कुल नीचे आपकी लाइन आ जाएगी, जहाँ पर भी आएगी खैर 30 के आसपास आएगा, जहाँ पर भी आए वही आपका मीडियन कहलाएगा। जस्ट एक एग्जांपल है, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हैं। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके कि मीडियन एक्यूरेट आ कितना रहा है। मज़ा इसी बात का है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएंगे मीडियन कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है आपके सामने कंबाइंड मीन का, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको बताया, मीन 1 2 इक्वल्स टू मीन 1 इंटू N1 प्लस मीन 2 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। 10 बच्चों का मीन 26 है, 30 बच्चों का मीन 32 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सो कर लेते हैं फटाफट। 26 इंटू 10 प्लस 32 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 करते हैं। टोटल कितना आएगा, 260 आ गया, 32 इंटू 3 960 वो आ गया, तो 960 प्लस 260 960 प्लस 260 आ गया आपका कितना 1220 अपॉन 40। 1220 अपॉन 40 का आंसर आ गया आपके सामने कितना 30.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे सामने आ गया, इसके अंदर करेक्टेड मीन है। ये करेक्टेड मीन दे रखा है आपको, 20 बच्चों का मीन 20 स्टूडेंट्स का मीन है 42। बाद में पता चला 2 बच्चों के मार्क्स गलत हो गए, देवर एंटर्ड एज ओके, उनको हमने गलती से एंटर कर लिया ये, जबकि वो थे ये, मतलब ये सही है और जो एंटर हो गए ये गलत है। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, करेक्टेड मीन का हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन। ठीक है, सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। इसके अंदर सिग्मा एक्स निकालने के लिए आपको मीन और एन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीन और एन दोनों ही आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों। मीन आपके सामने है 42, ठीक है, और एन की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो 42 इंटू 20 हो गया आपका 840। ठीक है, चलिए अब रखते हैं फटाफट 840, तो हमारा आ गया सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू आपकी कौन कौन सी है 54 एंड 13, तो 54 और 13 को हम लोग प्लस करेंगे, 54 एंड 13 दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। इनकरेक्ट वैल्यू कौन कौन से उसका टोटल चाहिए हमें 45 एंड 30, इनको हम इनकरेक्ट वैल्यू के रूप में लिखेंगे और बाद में माइनस करेंगे। अपॉन एन आपका वही है, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो 20 ही रहेगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कितना आता है हमारा, इसको सॉल्व करके। ये आ गया 54 प्लस 13 आपका आ गया प्लस करने के बाद 67, और उधर है हमारा 75, तो 840 प्लस 67 माइनस 75 अपॉन में है कितना 20। जल्दी से देखते हैं सम कितना आ रहा है, 67 में से 7 माइनस 8 करना पड़ेगा, 840 में से 8 माइनस करने बचेगा 832 अपॉन 20, तो 832 अपॉन 20 की वैल्यू आती है आपकी 41.6। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 41.6। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बड़ा है यार, लेकिन करते हैं शॉर्ट में, जानते हैं इसको। सबसे पहले तो एक क्लास इंटरवल ठीक करने पड़ेंगे मोड के अंदर। तो आपकी क्लास इंटरवल आपको बताइए आ जाएगा 0 to 9.5, 9.5 to 19.5। इसको पहले हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बस आपको फ़िलहाल जल्दी से बता देता हूँ कि इसकी जो टेबल है वो टैली बार कैसे कैसे आएंगे वो बता देता हूँ। बस मैं फटाफट जल्दी टैली बताऊँगा आपको। इसको
सबसे पहले वाले उसमें तो आपके टैली इसका भी एक है, इसका भी एक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में टैली आपका आएगा 9 और 10 वाले में टैली आ जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड वाले में आपका है टैली आएगा 9 7 16, 10 8 18, यही जीतेगा, 10 और 8 18 जीतने वाले हैं, ठीक है। टैली यहाँ आएगा आपका थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में आपका टैली आने वाला है 5 7 12 और 9 21 हो गए, 7 4 7 5 12 9 21, 10 18 4 22, ये जीतेगा। तो ये आएगा आपका इसी में 10 8 और 4 में टैली आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगले वाला पेयर हमारा 2 3 4 है, 7 9 16 और 10 26, तो यही जीतेगा। तो यही जीतने वाला, तो यही जीत जाएगा। तो लास्ट वाला टैली, फिफ्थ वाला टैली आ रहा है हमारा 7 में, ठीक है, 9 में और 10 में भी आ रहा है, ठीक है। और लास्ट 3 4 5 9 10 8 ऑब्वियसली बात है यही जीतने वाला है, 9 10 और 8, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार टैली रहेगा हमारा, ठीक है। टैली का टोटल बता देता हूँ कितना आने वाला है, क्योंकि वही इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है, बाकी तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसका टैली का टोटल सही आ गया वो आगे अपने आप ही कर लेगा, ठीक है भाई। टैली का काउंट हमारा आने वाला है इसके अंदर, पहले वाले को तो मिले 0, उससे अगले नीचे 1, फिर यह 3, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो देखा जाए तो यही जीतने वाला है। फॉर्मूला लगाएंगे यही हमारा, ये F1 होगा, ऊपर F0, नीचे F2 भी सारा 8 ही आएगा हमारा, खैर F2 भी 8 है, F2 हमारा 8 है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसको अरेंज करने के बाद 29.5 प्लस 10 माइनस ऊपर है 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 8 इंटू आई की वैल्यू 10 ही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 29.5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 10 23 आ गया, इंटू 10, तो 29.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 3.33 आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया आपका 29 प्लस 3 आ गया आपका 32.83। ये हमारा मोड का आंसर रहने वाला है। इसमें टफ क्वेश्चन था काफ़ी, लेकिन मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो ये एक फुल फ्लैज सैम्पल पेपर है हमारा भाई। मैं मानता हूँ वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन क्या करें, सॉल्यूशन देने में बच्चों टाइम तो लगता ही है। अब एक्सीलेंस की वैल्यू है तो क्या करें भैया, हम तो कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट देने की। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस